आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। स्वाधीन राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है जिसके अनुसार उस राष्ट्र की शासन व्यवस्था का संचालन होता है। वही संविधान राष्ट्रीय विकास में भरपूर योगदान दे सकता है जिसे उस राष्ट्र की जनता ने स्वयं बनाया हो अथवा जिसे उस देश की संविधान निर्मात्री सभा द्वारा बनाया गया हो। संविधान निर्मात्री सभा द्वारा संविधान का निर्माण स्वाधीन राष्ट्र का लक्षण है। हम देखते हैं कि जो संविधान सभा है उससे क्या तात्पर्य है। संविधान सभा से तात्पर्य संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा को संविधान सभा की संज्ञा दी जाती है। पूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक राज्यों में लोकतांत्रिक राष्ट्रों में जहाँ भी लिखित संविधान है उनका निर्माण जनता ने प्राय संविधान सभाओं के माध्यम से किया है। संविधान सभा की प्रेरणा का स्रोत 17वीं और 18वीं शताब्दी की लोकतांत्रिक क्रांतियाँ रही। इन क्रांतियों ने इस विचार को जन्म दिया कि शासन के मूलभूत कानूनों का निर्माण नागरिकों की एक विशिष्ट प्रतिनिधि सभा द्वारा किया जाना चाहिए। इंग्लैंड के समतावादियों तथा हेनरी मेल ने संविधान सभा के विचार का प्रसार किया, किंतु सर्वप्रथम अमेरिका और फ्रांस ने इस विचार को क्रियान्वित किया। जेनिग्ज के अनुसार संविधान सभा एक ऐसी प्रतिनिधात्मक संस्था होती है जिसे नवीन संविधान पर विचार करने और अपनाने या विद्यमान संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए चुना जाता है। भारत में जो संविधान सभा की अवधारणा है उसका उदय और विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। भारत में संविधान सभा की मांग एक प्रकार से राष्ट्रीय स्वतंत्रता की मांग थी, क्योंकि राष्ट्रीय स्वतंत्रता का ये स्वाभाविक अर्थ था कि भारत के लोग स्वयं अपने राजनीतिक भविष्य का निर्माण करें। संविधान सभा के सिद्धांत के समर्थक स्वयं प्रथम दर्शन 1895 के स्वराज्य विधेयक में होते हैं, जिसे तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। इसे तिलक की दूरदर्शिता कहा जाना चाहिए कि वे 19वीं सदी में इस संबंध में सोच सके। 20वीं सदी में इस विचार की और स्वयं प्रथम संकेत महात्मा गांधी ने किया, जब उन्होंने 1922 में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटेन सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की, किंतु उस समय सरकार की ओर से इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद औपचारिक रूप में संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन M.N. राय ने किया और इस विचार को लोकप्रिय बनाने एवं इसे मूर्त रूप देने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। मुख्यतः इन्हीं के प्रयत्नों से कांग्रेस ने औपचारिक रूप में घोषणा की थी कि यदि भारत को आत्मनिर्णय का अवसर मिलता है तो भारत के सभी विचारकों के लोगों की प्रतिनिधि सभा बुलाई जानी चाहिए जो सर्वसम्मत संविधान का निर्माण कर सके। यही संविधान सभा होगी। इस समय तक संविधान सभा के विचार ने पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त कर ली, अतः अनेक प्रांतीय विधानसभाओं
और केंद्रीय विधानमंडलों द्वारा इस प्रकार के प्रस्ताव पारित किए गए। दिसंबर 1936 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ और महत्व की व्याख्या की गई और 1937 व 1938 के अधिवेशनों में इस मांग को दोहराते हुए इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया कि एक स्वतंत्र देश के संविधान निर्माण का एकमात्र तरीका संविधान सभा है। सिर्फ प्रजातंत्र और स्वतंत्रता में विश्वास न रखने वाले ही इसका विरोध कर सकते हैं। भारतीय जनता की संविधान सभा की इस मांग का ब्रिटिश सरकार द्वारा विरोध किया जाना तो स्वाभाविक था ही। देशी नरेशों और यूरोपवासी जैसे कुछ निहित स्वार्थ वाले वर्गों द्वारा भी इस प्रस्ताव से अपने विशेषाधिकार खतरे में पड़ते देख इसका विरोध किया और उदारवादियों ने इसे अति प्रजातांत्रिक बताया। शुरू में मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया, किंतु 1940 में पाकिस्तान प्रस्ताव के प्रतिपादन के साथ दो पृथक पृथक संविधान सभाओं की मांग प्रारंभ कर दी। यद्यपि ब्रिटिश सरकार भारतीय जनता की संविधान सभा की मांग को स्पष्टतः स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थी, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध की आवश्यकताओं और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों ने इसे ऐसा करने के लिए विवश कर दिया। अतः अगस्त 1940 के प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भारत का संविधान संभवतः स्वयं भारतवासी ही तैयार करेंगे। इसके बाद 1942 की क्रिस्प योजना के द्वारा ब्रिटेन ने स्पष्टतः स्वीकार किया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध के बाद भारत के लिए संविधान तैयार करेगी। लेकिन भारतीयों द्वारा अन्य महत्वपूर्ण आधारों पर क्रिस्प योजनाओं को अस्वीकार कर दिया गया। अंत में 1946 की कैबिनेट मिशन योजना में भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर इसे व्यवहारिक रूप प्रदान कर दिया गया। कैबिनेट मिशन योजना और संविधान सभा का गठन 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। 16 मई 1946 को मिशन ने अपनी योजना प्रकाशित की। संविधान निर्माण के प्रस्तावित संगठन के बारे में मिशन का विचार था कि व्यवस्थ मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन वर्तमान स्थितियों में असंभव है। अतः व्यवहारिक उपाय यही है कि प्रांतीय विधानसभाओं का निर्वाचनकारी संस्थाओं के रूप में उपयोग किया जाए। इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य हो, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि हो। योजना में ये कहा गया था कि प्रत्येक प्रांत द्वारा भेजे जाने वाले सदस्यों की संख्या उनकी जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाए और इस संबंध में 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि लेने का नियम अपनाया जाए। प्रांतों को इस आधार पर दिए गए स्थान उसमें निवास करने वाले प्रमुख जातियों में उनकी संख्या के आधार पर विभाजित कर दिए जाए। प्रत्येक जाति के प्रतिनिधि उस जाति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाएं। मतदाताओं को 3 वर्गों में बांटने का निश्चित किया जाए: साधारण, मुसलमान तथा सिख। केवल पंजाब रियासतों को भी जनसंख्या के आधार पर ही प्रतिनिधित्व देने का निश्चय किया जाए, किंतु उनके प्रतिनिधियों के चुनावों का ब्रिटिश भारत के संविधान सभा के लिए चुने गए प्रतिनिधियों की समझौता समिति और देशी रियासतों की तरफ से बैठाई गई समिति के बीच में आपसी बातचीत द्वारा तय होना था।
प्रांतों के अलग संविधान की भी योजना में व्यवस्था की गई। इसके लिए कहा गया कि संविधान सभा की प्रारंभिक बैठकों के बाद सदस्य अपने आप को 3 वर्गों में बांट लेंगे। प्रथम हिंदू बहुमत वाले प्रांतों के प्रतिनिधि, द्वितीय मुस्लिम बहुमत वाले उत्तर पश्चिमी प्रांत के प्रतिनिधि और तृतीय मुस्लिम बहुमत वाले उत्तर पूर्वी प्रांत के प्रतिनिधि। इन तीनों वर्गों द्वारा पहले अपने अपने प्रांत और वर्गों के संविधान का निर्माण और तत्पश्चात संघीय संविधान का निर्माण किया जाएगा। संविधान सभा के गठन और संविधान निर्माण की इस योजना में कुछ दोष उत्पन्न अवश्य ही थे, लेकिन इसके साथ ही तत्कालीन परिस्थितियों में इससे अच्छी कोई योजना प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी। योजना का एक प्रमुख गुण ये था कि मुस्लिम लीग की इच्छा के विरुद्ध केवल एक संविधान सभा की व्यवस्था की गई थी। अतः कांग्रेस द्वारा इस योजना को स्वीकार कर लिया गया। मुस्लिम लीग द्वारा योजना की व्याख्या अपने ढंग से की गई और वर्गीय आधार पर संविधान निर्माण में पाकिस्तान की स्थापना के बीच देखते हुए इस योजना को स्वीकार कर लिया गया। अन्य छोटे दलों द्वारा भी कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया गया। संविधान सभा का गठन और चुनाव। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। संविधान सभा के लिए कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए ही चुनाव हुए। चुनावों के परिणाम स्वरूप संविधान सभा में जो दलीय स्थिति उत्पन्न हुई वो ये थी: कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73, यूनियनिस्ट पार्टी को 1, यूनियनिस्ट मुस्लिम को 1, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट को 1, कृषक प्रजा पार्टी को 1, अछूत जाति संघ को 1, सिख कांग्रेस के अतिरिक्त 1, साम्यवाद को 1, स्वतंत्र निर्दलीय को 8। संविधान सभा द्वारा अपनी स्थिति निर्बल देखकर मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के बहिष्कार का निश्चय किया और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए। अब लीग ने पाकिस्तान के लिए बिल्कुल पृथक संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी। कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार ने इस बात के प्रयत्न किए कि लीग व्यर्थ का हठ छोड़ दे और संविधान सभा के कार्यों में सहयोग करे, किंतु सभी प्रयत्न विफल हुए। वस्तुतः भारत की संविधान सभा का गठन 3 चरणों में पूरा हुआ। सर्वप्रथम कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ और कुल सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई थी। द्वितीय चरण की शुरुआत 3 जून 1947 की विभाजन योजना से होती है और संविधान सभा का पुनः गठन किया गया, जिसके अनुसार 324 प्रतिनिधि होते थे। तृतीय चरण देशी रियासतों से संबंधित था और उनके प्रतिनिधि संविधान में अलग अलग समय में सम्मिलित हुए। हैदराबाद ही एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए। आज हमने चर्चा करी भारतीय संविधान की, जो संविधान निर्मात्री सभा थी, उसके गठन को लेकर, उसके अर्थ को लेकर, या उसका उदय या उसका विकास कैसे हुआ। अगली चर्चा हम करेंगे संविधान निर्माण की कहानी क्या थी, कैसे संविधान बना, इसके बारे में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।